दोस्तों मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप में से जो भी लोग एल्बिनिज़म के बारे में नहीं जानते, आज वो इस दुनिया का क्रूर और सबसे खौफनाक चेहरा देखेंगे। इंसान कहाँ और किस हद तक गिरता जा रहा है, इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कहानी वेस्ट अफ्रीका के एक रूरल एरिया सेनेगल से शुरू हुई। हम रात एक विलेज का दृश्य देखते हैं जहाँ रात सब नाच गाना कर रहे थे और दूसरी तरफ एक लड़का छिपकर अपनी दूरबीन से इन सबको देख रहा था। इस लड़के का नाम ओस्मान है, लेकिन आखिर यहाँ ये लड़का इन्हें छिप कर क्यों देख रहा है, उनके बीच जाकर नाच गाना क्यों नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि ओस्मान को एल्बिनिज़म है। ये एक तरह की स्किन से जुड़ी हुई समस्या है। ये समस्या ओस्मान के पिता को भी थी, अब ये समस्या जेनेटिकली ओस्मान को भी है। अगर ये उनके बीच गया तो ये लोग उसे जान से मार देंगे, क्योंकि गांव के लोग इन जैसे को बैड लक मानते हैं, अपनी तरह इंसान नहीं समझते। ओस्मान के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो और उसकी माँ अकेले ही गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि गांव में वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, इसलिए दोनों गांव से बाहर ही रहने चले गए। ओस्मान को लगता है कि वो औरों जैसा क्यों नहीं, लोग उसकी तुलना किसी बुरी किस्मत या भूत प्रेत से क्यों करते हैं। बस थोड़ा सा रंग का ही भेद मालूम पड़ता है, बाकी उसके हाथ पैर आँखें लगभग पूरा शरीर तो और इंसानों जैसा ही है। हर दिन बस यही सोच विचार में गुजर जाता। आज माँ ने उसे फिर से डांट लगाई कि आज वो फिर से गांव में छिपकर क्यों गया था। अगर उसे कहीं कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। लेकिन ओस्मान शांत होकर अपनी माँ की डांट को सुनता रहा। माँ की डांट में भी एक प्रेम और दुलार था, जो कि आज तक उसे किसी से नहीं मिला, मिलेगा भी कैसे। लोग तो उसे देखते ही उससे 4 कदम की दूरी बना लेते हैं। आज दोपहर एक लड़का भागते हुए उनके घर आया। उसने अमीना यानी ओस्मान की माँ को बाहर बुलाया और बताया कि इमाम ने उसे मॉस्क में बुलाया है। अमीना समझ नहीं पाई कि आखिर बात क्या हो गई जो इतनी जल्दी है। उसने ओस्मान को कपड़े से ढक दिया, क्योंकि सूरज की गर्मी से उसकी स्किन जलने लगती है। वहाँ पहुँचने पर इमाम ने उसे एक शख्स से मिलवाया जिसका नाम इस्सा है। वो टोंकी ट्राइब से था। उसने बताया कि कल इस्सा के गांव में 3 शख्स आए थे जो जादूगरी से जुड़े हुए लोग थे। यहाँ इमाम कहना चाहता था कि वो नहीं चाहता कि ओस्मान को किसी तरह से नुकसान पहुँचे, क्योंकि जहाँ बात जादूगरी और अंधविश्वास की आती है तो यहाँ एल्बिनिज़म वाले लोगों की कीमत बाजार में कई ज़्यादा है। उसने सलाह दी कि तुम ओस्मान को एल्बिनो शेल्टर छोड़ दो, जो कि तंजानिया में है। वहाँ ओस्मान सुरक्षित रहेगा। लेकिन अमीना उसे खुद से अलग नहीं करना चाहती। अब तो उसे सिर्फ मौत ही उसके बेटे से अलग कर सकती है, और ओस्मान भी अपनी माँ को छोड़ कहीं नहीं जाना चाहता। इमाम ने उन्हें एक और रास्ता बताया कि तुम दोनों फ्रांस चले जाओ। अब ये एक आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि फ्रांस में इमाम का बेटा अब्दू 7 साल से बिना किसी दिक्कत के रह रहा है। अमीना ने फैसला कर लिया कि वो फ्रांस जाना चुनेगी। पहले उन्हें मोरक्को जाना होगा। वहाँ तक पहुँचने में इस्सा उनकी मदद करेगा। अमीना को भी पता था कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो आज नहीं तो कल जादू टोने वाले लोग ओस्मान को मार ही डालेंगे। हम देखते हैं वही तीनों जादूगरी से जुड़े शख्स आकर ओस्मान के घर में उसे तलाश करने लगे, लेकिन वो पहले ही अपनी माँ के साथ सफ़र पर निकल चुका है। रास्ते में ओस्मान बोलने लगा कि इससे अच्छा तो तंजानिया शेल्टर ही चला जाता, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन अमीना एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती। यहाँ हम देखते हैं रास्ते में ही उन्हें तीनों शख्स ने घेर लिया, और जैसे ही वो ओस्मान को मारने गए तो इस्सा वहाँ आ गया और उसने एक शख्स को गोली मार दी और सभी वहाँ से भाग गए। आगे हम देखते हैं तीनों को चलते चलते रात हो गई। रात सन्नाटे से भरी और हर तरफ खतरे की आहट। एक जगह जाकर वो रुक गए। इस्सा ने कहा इससे आगे का रास्ता उसे एक ग्रुप के साथ तय करना होगा। उस ग्रुप को लीड कर रहा शख्स उन्हें मोरक्को तक ले जाएगा। इस्सा ने उस शख्स को कुछ पैसे दिए और दोनों को उनके ग्रुप में शामिल कर दिया और वो वहाँ से चला गया। तभी उस ग्रुप का एक शख्स जो कि ओस्मान के पास वाले गांव से था, उसने कहा ये लड़का बुरी किस्मत ले आएगा, इसे साथ मत ले चलो। लेकिन उस ग्रुप का लीडर कहने लगा कि तुम्हारे इस अंधविश्वास के चलते मैं अपने पैसे नहीं गंवाने वाला, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ो। सभी उस ग्रुप को लीड करने वाले शख्स के पीछे चलने लगे, पर ओस्मान डर की वजह से उनके साथ जाने को तैयार नहीं। लेकिन माँ के समझाने पर वो उस ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उन्हें सुबह हो गई। अब उस बीहड़ से निकलकर एक रेगिस्तानी इलाके में दाखिल हो चुके थे, क्योंकि मोरक्को तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें इस विशाल वेस्टर्न सहारा रेगिस्तान को पार करना होगा, जहां एक छोटी सी चूक इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकती है। चलते वक्त वो रुक गई और ओस्मान के शरीर पर पट्टी बांधने लगी, क्योंकि सूरज सर पर था। लीडर ने कहा कि आगे बढ़ो, वो इस तरह से बार बार रुक नहीं सकते।
वो लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगा। किसी तरह दोनों भी उसके पीछे जाने लगे। सभी एक जगह पहुंच गए जहां से उन्हें गाड़ी से आगे का सफ़र तय करना होगा। सभी को ट्रक के पीछे बिठा दिया गया। उस्मान के सामने बैठा शख्स उसे लगातार देखने लगा, जो कि उसके गांव से ही है। गुस्से में उसने उस्मान को पकड़ लिया। माँ चिल्लाती रही, लेकिन उसने चलती ट्रक से उसे नीचे फेंक दिया। शोर सुनने के बाद उस ट्रक के लीडर ने गाड़ी रुकवा दी। जब उसने देखा तो अमीना उस्मान को ढूंढने रेगिस्तान की तरफ भाग रही है। उस लीडर ने गुस्से में उन्हें वहीं छोड़ दिया और गाड़ी लेकर आगे निकल गया। दूसरे दिन हम देखते हैं एक शख्स रेगिस्तान में अपने ऊँटों के साथ जा रहा था। तभी दूर उसकी नज़र किसी काली चीज़ पर पड़ी। ऊपर तेज सूरज की चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। वो थोड़ा पास गया। उसने उस कपड़े को हटाया तो उस्मान और उसकी माँ बुरी हालत में थे। शायद से दोनों रेतीले तूफान से बचने के लिए यहीं छिप गए थे। वो दोनों को साथ लेकर अपने घर गया। घर पर पत्नी और उसकी छोटी बेटी है। उन्होंने उनका अच्छे से ख्याल रखा। शाम हम उस्मान को बाहर लैंप के पास बैठा हुआ देखते हैं। उसे कविताएं लिखने का भी शौक़ है। यहाँ उस महिला ने अमीना से बताया कि उनकी बेटी बीमार है, जिसका इलाज उन्हें अभी तक नहीं मिला। सुबह उस शख्स ने कहा कि वो दोनों को ले जाकर सड़क तक छोड़ देगा, जहाँ से उन्हें मोरक्को तक के लिए गाड़ी मिल जाएगी। उस महिला ने अमीना से कहा कि उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। एक शेख ने कहा था कि अगर वो किसी अल्बिनो लड़के के सर का थोड़ा सा बाल ले आएगी तो उसकी लड़की को ठीक कर देगा। ये सुनते ही अमीना एकदम से शांत हो गई। उसने देखा कि इस अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, मानो जैसे हर कोई उस्मान को एक वस्तु की तरह देखता है। यहाँ उस महिला ने उसकी तरफ कैंची बढ़ाई। अमीना ने उसे बाल काट कर दे दिया, क्योंकि उन्हें बस इस जगह से किसी तरह निकलना था। तो फिर तेज़ धूप में ही वो शख्स दोनों को अपने ऊँट पर बिठाकर वहाँ से निकल गया। सफ़र लंबा होने की वजह से रात वो एक जगह रुक गए। वहाँ रात उस शख्स के कहने पर उस्मान ने उसे अपनी लिखी कविता सुनाई, जिसमें उसका दर्द साफ झलकता है। सुबह होने पर उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। तभी दूर उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी। जब वो पास गए तो गाड़ी के पास एक शख्स बैठा था। उसका नाम विक्टोरियो है, जिसकी ये गाड़ी थी, और जुबैर नाम की एक लड़की गाड़ी ठीक कर रही थी। लड़की का नाम जुबैर थोड़ा अजीब था। उसके पहनावे भी बिल्कुल लड़कों की तरह थे और बाल भी छोटे। शरीर का हाव भाव भी बिल्कुल लड़कों की तरह था। वो दोनों भी मोरक्को के शहर फेज़ ही जा रहे थे, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए मान गए। हम देखते हैं सभी सफ़र पर निकल गए। जुबैर उनके साथ अच्छी तरह घुल मिल गई। उस्मान को भी जुबैर का बेफिक्रापना अच्छा लगने लगा, जिसे किसी भी बात का डर नहीं। रात वो एक जगह रुक गए। अमीना ने जुबैर के साथ वाले शख्स विक्टोरियो को अपने पास रखा हुआ एंशियंट खंजर दिखाया, जो कि 1000 साल पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी ये खंजर पास ऑन होते आ रहा है। विक्टोरियो खंजर को देख लालच में आ गया, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ के उसे मार्केट में अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन अमीना ने उसे बेचने से मना कर दिया। वो किसी कीमत पर इसे नहीं बेचेगी। दूसरे दिन वो मोरक्को के फेज़ शहर पहुंच गए। मोरक्को में फेज़ एक बहुत पुराना और हिस्टोरिकल शहर है, लगभग 1200 साल पुराना होगा। इसे मोरक्को का रिलीजियस और कल्चरल कैपिटल में माना जाता है। उस्मान वहाँ से जाने लगा। उसने पीछे मुड़कर जुबैर को देखा। दोनों जाविया के पास जाकर रुके। जाविया एक रिलीजियस जगह है, एक तरह से सूफी सेंटर है, जहाँ रिलीजियस टीचिंग दी जाती थी। बहुत पहले उस्मान के पिता यहाँ के स्कॉलर थे, इसलिए यहाँ अमीना को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ प्राइवेसी कंसर्न के चलते दोनों को अलग कमरों में रखा गया, जहाँ पुरुष और महिलाएं अलग ही रहते थे। 2 दिनों बाद दोनों जुबैर से मिलने गए, जो पास में ही रहती थी। वो उन्हें अपने सबसे पसंदीदा जगह भी लेकर गई, जहाँ वो अक्सर आया करती है। जुबैर ने बताया कि उसका कोई घर परिवार या दोस्त नहीं, इसलिए वो इस जगह को छोड़ फ्रांस जाना चाहती है। आगे हम उस्मान को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। हमारी नज़र जाती है अजीब से छोटे छोटे गड्ढों पर। पहले तो लगता है जैसे कोई रंगों का नक्शा बना हो। ये असल में फेज़ की मशहूर लेदर ट्रेनरी है। इन गड्ढों में लोग घुटनों तक उतर कर काम कर रहे होते हैं, हाथों से चमड़े को घिस रहे होते हैं, उसे साफ़ कर रहे होते हैं। कुछ गड्ढों में सफ़ेद सा पानी है, जहाँ चमड़ा साफ़ किया जाता है, और कुछ में गहरे रंग जैसे लाल और पीला, जहाँ उसे रंग दिया जा रहा होता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मेहनत का जिंदा मंजर है, जहाँ आज भी लोग बिल्कुल पुराने तरीके से काम कर रहे होते हैं। यहाँ उस्मान जुबैर से सवाल करता है कि आखिर वो लड़की होकर लड़कों की तरह कपड़े क्यों पहनती है। यहाँ वो हंसने लगी। उसने जवाब दिया कि ये तरीका उसने लोगों से बचने के लिए चुना है। उसने अपना असली नाम जुबैदा बताया, लेकिन यहाँ उस्मान कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर किससे बचने के लिए। जुबैर ने अपना ब्रेसलेट निकालकर उसे गिफ्ट कर दिया। शाम हम जुबैर यानी जुबैदा को घर में अकेला देखते हैं, जो लड़कियों के कपड़े में आईने के सामने खड़ी है, लेकिन चेहरे पर एक डर है, शायद से पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ होगा।
जुबैदा तो भूल ही चुकी थी अपनी असली पहचान, लेकिन आज उस्मान ने उसके भीतर के तारों को फिर से छेड़ दिया। अचानक से वो रोने लगी और आईने से मानो अपनी तस्वीर मिटाने लगी, जैसे वो अपनी इस पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हो। रात उस्मान ने जाविया में कुछ अजनबी लोगों को देखा और वो बिल्कुल से डर गया। रात ही वो अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गया और ज़ुबैर के ठिकाने पर पहुँच गया। ज़ुबैर ने कहा कि यहाँ भी तुम ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, क्योंकि ये उसका अपना घर नहीं है। उसने कहा कि हम बिना पैसों के यूरोप जाएंगे, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोनों ज़ुबैर की बात मान गए। सुबह ही तीनों बस पकड़कर निकल गए। यहाँ अमीना को महसूस होता है कि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। आगे जंगल में उन्हें एक शख्स मिला। वो शख्स उन्हें आगे के सफ़र पर ले गया। आगे जाकर शाम और लोग उससे जुड़ गए। उन्हें उस ग्रुप में उस्मान के गांव का वो शख्स फिर मिल गया जिसने उसे ट्रक से धक्का दिया था। वो उस्मान को वहां देख फिर से गुस्से में आ गया, लेकिन उस लीडर ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। यहाँ वो शख्स उन्हें एक कैंप में ले गया। वहाँ उस कैंप का लीडर और कोई नहीं, अब्दू है। अमीना उसे देखते ही पहचान गई, जो कि इमाम का बेटा है। इमाम ने कहा था कि अब्दू 7 साल से फ्रांस में है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि अब्दू 5 साल से मोरक्को में ही है। वो फ्रांस कभी पहुंच ही नहीं पाया। हर बार बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे नज़दीकी बॉर्डर स्पेन और मोरक्को के बीच है, सिर्फ 14 किलोमीटर, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और फ्रांस जाने का सपना लिए वो 5 साल से यहीं है। हर साल कई लोग यूरोप जाने का सपना लेकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वहाँ वो बताने लगा कि मुझे फ्रांस जाकर वहाँ का प्रेसिडेंट बनना है। उसकी बात सुन ज़ुबैर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वहाँ कैंप में वो लोगों को ट्रेनिंग देता कि कैसे ऊपर के तारों पर चढ़ ब्राइब्ड वायर को पार करना है। ये सब इतना आसान नहीं था। अब्दू को 7 साल हो गए, लेकिन अब तक वो यहीं है। अमीना की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में खबर नहीं होने देती। सुबह वो सभी को लेकर जाने लगा, लेकिन अमीना ने देखा उस्मान कैंप में नहीं। सभी वहाँ से चले गए। वो ज़ुबैर को लेकर उसे जंगलों में तलाश करने लगी। उस्मान उन्हें पेड़ से बंधा हुआ मिला, लेकिन वो ठीक था। उसे नहीं पता कि कौन लोग उसे यहाँ बांध गए। शायद कैंप का वो शख्स ही होगा जो उसके गांव से था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था यहाँ से निकलने का। ज़ुबैर उन्हें एक कैफ़े में ले गई। टीवी में मोरक्को बॉर्डर की हालत दिखाई जा रही है, जहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। क्राउड ने गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। कई लोग मारे गए। यहाँ उस्मान ने देखा कि अब्दू भी इसी बीच मारा गया। यहाँ पता चलता है कि बॉर्डर पार करना कोई खेल नहीं, जान का जोखिम उठाना पड़ता है। उस्मान को तो ये काफ़ी आसान लगा था कि तारों पर चढ़ इसे पार कर लिया जाएगा, लेकिन मामला इससे बिल्कुल उलट था। वहाँ एक शख्स ने ज़ुबैर को विक्टोरिया से मिलवाया। यहाँ हमें पता चलता है कि काफ़ी वक्त से विक्टोरियो उस खंजर को पाना चाहता था। आज ज़ुबैर वो खंजर चुरा लाई थी, जिसके विक्टोरियो ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि आज शाम ही बीच से बोट उन्हें लेकर स्पेन के लिए निकल जाएगी। आखिरकार तीनों बीच के पास पहुँच ही गए। रात अंधेरी होने पर बोट उन्हें लेकर यहाँ से निकलेगी। यहाँ अमीना की तबीयत और बिगड़ गई। लगता नहीं कि अब वो आगे का सफ़र तय कर पाएगी। वहाँ और भी लोग थे जो आज रात ही मोरक्को छोड़ देंगे। रात हो गई और बोट भी वहाँ आ गई, लेकिन जब उस्मान अपनी माँ को उठाने लगा तो वो उठ नहीं रही। शायद से अमीना की सांसें रुक चुकी थी। उस शख्स ने कहा कि इसे यहीं छोड़ दो और बोट में चलो, लेकिन उस्मान अपनी माँ को पकड़ रोने लगा। वो अपनी माँ से अलग होने को तैयार नहीं। जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि मौत ही सिर्फ उसे उस्मान से अलग कर सकती है। आज वो बात हमें सच होती हुई दिखाई देती है। उसे रोता देख ज़ुबैर भी रोने लगी। किसी तरह ज़बरन उसे उसकी माँ से अलग कर बोट में बिठाया गया, लेकिन बोट थोड़ा आगे गई ही थी कि वो फिर से पानी में कूद गया और तैर कर किनारे पर आ गया। उसके बाद वो अपनी माँ की लाश के पास बैठ घंटों रोता रहा। वहाँ ज़ुबैर भी पानी में कूद वापस आ गई। दोनों एक दूसरे के गले लग भावुक हो गए और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, एल्बिनिज़म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जेनेटिक कंडीशन है। इसमें बॉडी मेलानिन, जो कि स्किन, बाल और आँखों को रंग देता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसलिए ऐसे लोगों की स्किन बहुत सफ़ेद होती है। अफ्रीका में ये कंडीशन थोड़ी ज़्यादा दिखती है, स्पेशली ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया और मलावी में। अब यहाँ असली प्रॉब्लम बायोलॉजी नहीं बल्कि सोसाइटी की सोच है। बहुत से लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हुआ कि ये कंडीशन तो बिल्कुल विटिलिगो की तरह है, तो ऐसा नहीं है। एल्बिनिज़म और विटिलिगो दोनों में स्किन का कलर बदलता है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग कंडीशन है। एल्बिनिज़म एक जेनेटिक कंडीशन है जो जन्म से होती है, जिसमें बॉडी मेलानिन यानी कि रंग देने वाला पिगमेंट बना ही नहीं पाती। इसलिए पूरी स्किन, बाल और आँखों का रंग हल्का होता है और आई साइट प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी तरफ विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो बाद में डेवलप होती है, जिसमें बॉडी के कुछ हिस्सों में पिगमेंट सेल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए स्किन पर सफ़ेद पैचेस दिखते हैं, जबकि बाकी पूरी बॉडी नॉर्मल रहती है। अफ्रीका के कुछ रीजन्स में एल्बिनिज़म को लेकर बहुत पुराने अंधविश्वास फैल गए।
लोगों को लगता था कि अल्बिनो लोग चमत्कारी होते हैं, उनके बॉडी पार्ट से तांत्रिक क्रिया या मैजिक से पावर, पैसा, सक्सेस मिल सकता है, उनकी हड्डियों, खून या बॉडी पार्ट्स को रिचुअल में यूज़ करने से अमीरी आती है। इसी वजह से कुछ जगह पर जादूगर टाइप लोगों ने इस झूठ को बहुत फैलाया। फिर क्रिमिनल्स ने अल्बिनो लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद अल्बिनो लोगों को किडनैप करके उनकी हत्या करके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। बच्चे तक भी सेफ नहीं थे। मैं जानता हूँ कि ये सब सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। सन 2000 के पास तंजानिया में बहुत केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के टाइम पर सिचुएशन पहले से बेटर हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, एनजीओ अवेयरनेस फैला रही है, एल्बिनो लोगों के राइट्स के लिए कैंपेन चल रहे हैं। फिर भी समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अगर सरल शब्दों में समझे तो समस्या एल्बिनिज़म नहीं बल्कि लोगों के अंधविश्वास और लालच में थी। और काले लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने उन्हें सालों तक गुलाम बनाए रखा, उन्हें प्रताड़ित किया। मेरे हिसाब से ये खुद से ही हारे हुए लोग हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।